Hello everyone, today we are going to study class 8 science chapter 4 that is combustion and flame. This is the part 3 of this chapter. In the previous class हमने कैंडल के फ्लेम के बारे में पढ़ा. So मैं उसको थोड़ा सा एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ. देखिए कैंडल की फ्लेम में ये जो आउटर जोन था ये कंप्लीट कंबशन यहाँ पे होता है. ब्लू कलर का दिखता है एंड यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है बिकॉज यहाँ पर जो एयर की प्रेजेंस होती है वो ऑक्सीजन जो होती है वो अच्छे से मिल पाती है फ्लेम को. तो और कंबशन के लिए एयर जो है ऑक्सीजन है वो ज़रूरी है. तो इस जोन को नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है एंड आउटर जोन जो होता है ये फ्लेम का. एंड ये जो मिडल में है द येलो जोन या येलो पार्ट वाला जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये मिडल जोन होता है और इसको हम ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं बिकॉज ये ब्राइट येलो कलर का हमें दिखाई देता है. और यहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है बिकॉज इन कंपैरिजन टू आउटर जोन हमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन या एयर जो होती है वो हमें कंबशन के लिए कम मिलती है. एंड ये जो विक के पास बत्ती के पास जो जोन होता है इसको डार्क जोन भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. तो और ये लीस्ट हॉट होता है. मिडल जोन जो होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है एंड द आउटर जोन जो हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन होता है वो होता है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. इसी को आगे बढ़ाते हुए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं. जैसे कि गोल्ड स्मिथ्स जो सुनार होते हैं वो आउटर मोस्ट जोन जो होता है फ्लेम का उसको यूज़ करते हैं फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट फ्लेम जो होती है जोन जो होता है फ्लेम का वो जो होता है वो हॉटेस्ट होता है और सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए हमें वही चाहिए. ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर इनटू दिस चैप्टर हमेशा की तरह मैं आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूंगी. इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो ज़रूर बताएंगे. सो द क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है दैट इज ऑप्शन ए किलोमीटर्स, ऑप्शन बी इज किलो जूल पर केजी, ऑप्शन सी इज वॉट्स एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव. तो आपको मुझे राइट आंसर जो है वो देना है कमेंट सेक्शन में. ओके, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इस चैप्टर में व्हाट इज फ्यूल. सो व्हाट इज फ्यूल अब हमें ये जानना है. ये हमें थोड़ा सा पहले भी हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि फ्यूल होता क्या है. हमारी बॉडी एक फ्यूल यूज़ करती है वो होता है फूड. इसी तरीके से हम अपनी जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो पर्पसेस होते हैं उसके लिए जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनको हमें उनको करने के लिए हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो वो हमें कौन कौन से फ्यूल से मिलती है? मेनली वो होता है वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन. इनके बारे में हमने प्रीवियसली भी पढ़ा. तो ये जो सब्सटेंसेस होती हैं इनको हम फ्यूल कहते हैं. ओके, नाउ अच्छा फ्यूल क्या होता है, गुड फ्यूल की क्या डेफिनेशन है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं. एक तो अच्छा फ्यूल जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रेडियली अवेलेबल होता है. दैट इज मतलब इजीली अवेलेबल होगा और वो चीप होगा, कॉस्टली नहीं होगा, ज़्यादा सस्ता होगा. और वो जो बर्न जब होता है फ्यूल तो वो एयर में इजीली मॉडरेट रेट पे बर्न होता है. इसी के साथ साथ जो फ्यूल होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, अच्छा फ्यूल वो होता है. और वो कोई भी जलने के बाद, कंबशन के बाद इस तरीके के जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें ना छोड़े एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल हो. तो एक अच्छा फ्यूल वो होता है. बट कोई भी फ्यूल अगर हम उसे कहें कि वो आइडियल फ्यूल है तो ऐसा कोई भी फ्यूल हमारे पास नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल है. क्योंकि जो इन कंडीशंस को लाइक मतलब चीप है, इजीली बर्न हो रहा है मॉडरेट रेट पे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमें दे रहा है, तो और वो कोई भी मतलब अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस अपने पीछे नहीं छोड़ रहा है जलने के बाद, तो वो जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा फ्यूल वो होगा आइडियल फ्यूल. बट हमारे पास कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जो एक परफेक्ट फ्यूल या आइडियल फ्यूल हम जिसको कहें.
क्योंकि जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट कोई भी ऐसा फ्यूल है जो वो पूरी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल होते हैं वो डिफर करते हैं कॉस्ट में। मान लीजिए कोई फ्यूल वैसे तो क्या बोलते हैं अच्छा है, कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, बट वो महंगा भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो जो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो चीपर फ्यूल्स की तरफ जाएगा, चाहे वो पोल्यूशन फैलाए या ना फैलाए। तो इसी तरीके से कुछ फ्यूल्स के बारे में हम बात करते हैं। अब किस किस तरीके के फ्यूल्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट किया गया है। सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स होते हैं एंड गैसियस फ्यूल्स होते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी हम इस टेबल के थ्रू करेंगे जिससे हम जान सकते हैं कि किस किस तरीके के जो फ्यूल्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। तो एक तो यहाँ एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम कह सकते हैं सॉलिड फ्यूल का वो होगा वुड। दैट विल बी वुड। ओके। केरोसिन ऑयल की तरह लिक्विड एक फ्यूल जो और हमें एग्जाम्पल देना है वो हो सकता है डीजल। डीजल। ओके। एंड क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। गैसियस फ्यूल में एक एग्जाम्पल हमें नेचुरल गैस दिया हुआ है, बट हम मीथेन एंड हाइड्रोजन को भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन एच गैस, गैसियस फॉर्म में जब हाइड्रोजन लाई करता है तो वो एक गैसियस फ्यूल का काम करता है। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं काउडंग केक, पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में, एंड गैसियस फॉर्म में हम कह सकते हैं मीथेन। मीथेन भी एक गैस है एंड इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल ऑल्सो। नाउ अब फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? अब हमने टाइप्स ऑफ फ्यूल तो जान लिए, अब फ्यूल किस तरीके से एफिशिएंट होता है। एफिशिएंसी होती है कि कोई जो फ्यूल है अगर हम उसको जला रहे हैं तो वो हमें कितनी हीट प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो जितनी ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा वो फ्यूल उतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो उसको हम डेफिनेशन के मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में भी इसको समझते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। अब देखें, फ्यूल जब भी प्रोड्यूस होता है तो कंबशन होता है और कुछ हीट निकलती है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जब हम 1 kg फ्यूल को कंबस्ट करते हैं या कंबशन उसका होता है या जब वो जलाया जाता है, उसमें से जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 किलो ऑफ फ्यूल में से, दैट इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ये हमारे पास डेफिनेशन है कैलोरीफिक वैल्यू। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ इसको ताकि ये क्लियर हो जाए आपको, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलो ऑफ फ्यूल। अगर मेरे पास 1 किलो फ्यूल है और उसको कंबशन करने पर या जलाने पर जो जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाएगा फ्यूल की। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी एक यूनिट हमें दी गई है, दैट इज किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी, दिस इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है किलो जूल पर केजी। कि पर केजी ऑफ फ्यूल को अगर हम कंबशन कर रहे हैं उसका या उसको बर्न कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज किलो जूल पर केजी। ये है यूनिट हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए डिफरेंट जो फ्यूल्स हैं उनके डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यूज हैं। जैसे काउ डंग केक होता है, अगर हम 1 kg काउ डंग केक कंबस्ट करेंगे या कंबशन में जाएगा 1 किलो काउ डंग केक, तो उससे क्या होगा 6000 से 8000 कैलोरीफिक वैल्यू की जो हीट है वो जनरेट होगी। वुड से देखिए ज़्यादा हो रहा है 17,000 to 22,000। कोल से उससे और ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल से और ज़्यादा हो रहा है। पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल, दीज आर ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हमने इसको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। इन तीनों की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज सेम, पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल। मीथेन, दिस इज अ गैसियस फ्यूल, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन से भी ज़्यादा है। सीएनजी, एलपीजी, ये देखिए ये तीनों के तीन, और ये बायोगैस एंड हाइड्रोजन, ऑल दीज आर गैसियस फ्यूल
ये आप देखिए। एंड ये जो सारे के सारे हैं पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये हैं लिक्विड फ्यूल, एंड ये जो है ये सारे के सारे हैं सॉलिड फ्यूल। तो इनको कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से भी हमने समझ लिया। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो होता है, जब आप लोगों को सबको पता होगा कि जब भी हम फ्यूल्स को जला रहे हैं तो वो जब उनको जलाया जाता है, वो कंबशन जब उनमें होता है तो क्या होता है, कुछ हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं। तो उनके बारे में पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्यूल को जलाने पे एक तो कार्बन कार्बन जो गैस है वो बहुत ज़्यादा मेनली फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती है। सबसे ज़्यादा जो एक ये गैस है, ये बहुत रोल प्ले करती है पॉल्यूशन फैलाने में और ग्लोबल वार्मिंग में और एसिड रेन, इस सब के फॉर्मेशन में। तो वो किस किस जो कार्बन फ्यूल होता है वो होते हैं वुड, कोल, पेट्रोलियम। जब भी इनमें से अनरिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं इनको जलाने पे, तो ये जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, वो डेंजरस पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं और वो हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जो हमें सांस लेने संबंधी जो बीमारियां हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम और ये वुड है, इनको जलाने से जब अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो फाइन पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, तो उससे जो एक डेंजरस पोल्यूटेंट बन रहा है वो हमें इस तरीके की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो बीमारियां हैं वो देता है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अब इनकम्प्लीट कंबशन, जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी भी चीज़ का कंबशन किया और वो कार्बन पार्टिकल्स सही से बर्न नहीं हुए और वो एक रेजिड्यू के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में चले गए, तो इस तरीके का जब फ्यूल बर्न होता है तब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। क्योंकि ये कार्बन है और यहाँ ये जो एटमॉस्फेयर में और गैसेस के साथ मिक्स होके ये जो फॉर्म हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। आप लोगों को पहले भी जैसे एक एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि मान लीजिए एक आपके पास क्लोज रूम है और अगर उसमें आप अंगीठी या कोल की अंगूठी, कोयले वगैरह की अंगीठी पहले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, हीटर वगैरह, तो उसमें कोयला यूज़ होता था। तो जब कोल बर्न नहीं हो पाता, उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रूम की जो एयर होती है उसके साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो एक पॉइजनस गैस है। तो अगर वो रूम प्रॉपरली क्लोज्ड है, उसमें कहीं से भी एयर जो है वो एग्जिट और एंटर नहीं कर रही है, तो उस रूम में अगर कोई भी है या वो सोया हुआ है या कुछ भी है, तो वो इंसान मर सकता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो कि प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि अगर हम अपने कमरे में या घर में किसी भी क्लोज रूम में अगर हम कोल की अंगीठी वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोल फायर हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें या तो अपने रूम को खुला रखना चाहिए कहीं से ताकि एयर एंटर और एग्जिट कर सके, और अगर बिल्कुल हम उस रूम को क्लोज करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी कमरे के अंदर, पूरे कमरे में फैल जाएगी, वो एक पॉइजनस गैस है और उससे जो है वो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। और ऐसा काफ़ी बार हमें सुनने को मिला भी होगा। थर्ड पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस चैप्टर, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। और ये भी जो होता है कंबशन से ही होता है, फ्यूल्स के रिलीज होने से। कि देखिए जब कंबशन हो रहा है तो फ्यूल रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने कार्बन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है फ्यूल्स के कंबशन पे और वो हमारे एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में, और इससे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो धीरे 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 उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो इसी जो फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ।
देखिए कार्बन अब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, बट कोई एक गैस जो है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और फ्यूल्स को ज़्यादा यूज़ करने से, एक्सेस यूज़ करने से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो कुछ ना कुछ अफेक्ट तो डालेगी एटमॉस्फेयर पे। तो वो क्या अफेक्ट डाल रही है, वो क्या कर रही है, हमारा जो अर्थ है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को रेज कर रही है, हीट बढ़ा रही है, हीट बढ़ा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें से एक ये होता है कि जो मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स है, जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मेल्ट होगा तो सी का जो लेवल है वो राइज होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, जो सी के आसपास के एरिया होते हैं, बीच एरियाज वगैरह, यहाँ पर क्या होगा, कोस्टल एरियाज में फ्लड आने का भी खतरा रहता है। और जो लो लाइन कोस्टल एरियाज होते हैं, वो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो परमानेंटली सबमर्ज हो जाएंगे। सबमर्ज हो जाएंगे मतलब पानी के अंदर, सी के अंदर पूरे डूब जाएंगे। और ऐसा बहुत सारी जो प्लेसेस है वहां पर ऑलरेडी हो भी चुका है। तो अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, मैं इसको आपको समझाने के लिए कुछ एक पिक्चर की भी हेल्प से आपको इसको समझाना चाहूंगी थोड़ा सा। तो देखिए कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा साइकिल है जिससे हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ता जा रहा है, और जो हीट वेव्स हैं और गर्मी जो होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगी। और यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, दिस वन इज़ द फर्स्ट वन। ये देखिए, इसको मैं आपको पहले अच्छे से डिटेल में बताना चाहूँगी। फर्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेस आइस एंड स्नो। सबसे पहले जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो हमारे लिए एक जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, अच्छा पानी होता है, वो हमारे पीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हम इसी वाली फॉर्म को, जो पोलर जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स होते हैं, उनका जो पानी होता है वो पीने के लिए बेस्ट होता है, तो उसको यूज़ किया जाता है। और वो सीधा का सीधा हमें ना मिलके वो चला जाएगा सी लेवल, सी के पानी में चला जाएगा वो। तो वो पानी पीने के लायक नहीं रहेगा। और वो क्या करेगा, जो ये जो हमारा वाटर बॉडीज़ हैं उनका जो लेवल है उसको बढ़ा देगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। और आइस जो है और वो स्नो है जो वो धीरे-धीरे मेल्ट होके इसी के अंदर सारी की सारी मिल जाएँगी यहाँ पर आके। ये मेल्ट होता रहेगा, आइस यहाँ से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते रहेंगे और वो यहाँ आकर जाते रहेंगे। और ये क्या करेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो वाटर का लेवल है उसको बढ़ाते जाएँगे। ये वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है तो ये जो आस-पास के एरियाज़ हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो सबमर्ज हो जाएँगे पानी के अंदर। अब देखिए, जो पानी जो होगा वो गर्म होगा सन की हीट से भी, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक तो सी लेवल इन का सी का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, राइज अप होता जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ रही है तो ओशंस का पानी भी गर्म हो जाएगा। वो वहाँ ये जो अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, स्पीशीज रहते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, उनके लिए भी जो क्या है वो खतरा पैदा हो सकता है। और वो जो कॉरल्स वगैरह होते हैं, कोरल रीफ्स वगैरह, उनको भी डैमेज कर सकते हैं। बिकॉज़ आप देखिए, जो हमारा क्या बोलते हैं, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में जो वाटर बॉडीज़ है उसके आस-पास अगर हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, साइक्लोन्स वगैरह जो होते हैं, उनका आने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से ज़्यादा साइक्लोन्स और हरिकेन्स जो होंगे वो आने लग जाएँगे। और इससे भी जो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको खतरा है, वहाँ पे आस-पास रहने वाले लोगों को भी खतरा रहता है। तो जो रेन होती है और स्नो पैटर्न है वो भी सारा का सारा जो होगा वो बिगड़ जाएगा, बिकॉज़ टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का। ओके, अब देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वाइल्ड फायर्स, जो फॉरेस्ट फायर जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो भी अपने आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी धीरे-धीरे, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लग जाएगी। कहीं पे बारिश हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सारे जो पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं ड्यू टू राइज़ इन द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके,
सो इसके बाद हम वापस आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। ये क्या है? अब ये भी एक अफेक्ट है हमारे पास कि एक्सेस फ्यूल्स को बर्न करने पर क्या हमें एक और अफेक्ट जानने के बारे में मिल रहा है, वो है एसिड रेन। दैट इज एसिड रेन। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं एसिड रेन होती क्या है और कैसे होती है। अब देखिए, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटेड एंड कॉरोसिव गैस। जो अगर हम कोल एंड डीजल रिलीज कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो एक गैस रिलीज होती है। ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और कॉरोसिव गैस है, तो ये जो है इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, सो द नेक्स्ट इज, अब क्या होता है, जो पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो गैसियस ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के देते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो कोल एंड डीजल है वो क्या कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज। एंड जो पेट्रोल इंजन है वो नाइट्रोजन की जो गैसेस होती हैं उनको फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जब वो रेन वाटर के साथ मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो उसके बाद जो बारिश होती है वो एसिडिक फॉर्म में होती है। तो इसीलिए इस रेन को बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन क्यों बोलते हैं, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके पास ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन जो है जब वो मिक्स हो जाएंगे उस वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म, नाइट्रोजन के साथ भी ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाएंगे। तो वो जो रेन के वाटर के साथ जब मिल जाएंगे तो एसिड रेन होती है। बिकॉज ये जो होती है, जो रेन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉइल के लिए, क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है? क्योंकि जब रेन के अंदर एसिड होगा तो वो क्या होगा, अगर वो सॉइल के साथ जाएगी तो वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करेगी। अगर वो क्रॉप के ऊपर जाएगी तो वो क्रॉप की जो यील्ड है या उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको अफेक्ट करेगी। बिल्डिंग्स जो होंगी उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, आउटर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसीलिए the use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas, because ये cleaner fuel है। इसीलिए जो पेट्रोल एंड डीजल जो है उसको एज अ फ्यूल थोड़ा सा रिप्लेस करके CNG जो होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जो CNG होती है वो यूज़ की जाती है। क्यों क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल इफेक्ट्स को रिलीज करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और इसीलिए जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसको क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। एसिड रेन, सबसे पहले हम पिक्चर के थ्रू जानते हैं कि एसिड रेन होता क्या है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं हम। ये हमारे व्हीकल्स हैं, इसमें पेट्रोल फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है, डीजल यूज़ हो रहा है, और इस तरीके के जो हम फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो एयर के अंदर क्या कर रहे हैं, सल्फर, नाइट्रोजन एंड जो कार्बन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सल्फर को बढ़ा रहे हैं। अब ये जो गैसेस हैं जब ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे वाटर के साथ, तो ये क्या करेंगे, ये गैसेस बनाएंगे, हार्मफुल गैसेस बनाएंगी, जो होंगी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये बहुत सारे और भी जो होते हैं एसिड्स उनको फॉर्म करती है। तो ये जब गैसेस होंगी वो कंबाइन हो जाएंगी वाटर ड्रॉपलेट के साथ। देखिए, वाटर ड्रॉपलेट के साथ कंबाइन हो गई, यहाँ से ये गैसेस, धुआं निकल रहा है ऊपर, ये गैसेस फॉर्म हुई है, यहाँ से ये सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन वाली। तो ये क्या होगी, ये मिक्स हो जाएंगी विंड के साथ। विंड के साथ जब मिक्स होगी तो ये क्लाउड्स के अंदर जाएंगी, और ये ड्रॉपलेट्स के, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ भी गैसेस जो है वो कंबाइन हो जाएंगी, और अब इससे जो बारिश होगी वो हो जाएगी एसिडिक रेन। क्यों? क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो मिक्स हो जाएंगे वाटर के साथ जो क्लाउड्स के अंदर है, तो क्या होगा, जो अब बारिश हो रही है वो हो जाएगी एसिड रेन।
तो ये जो एसिड रेन है जब ये प्लांट्स के ऊपर पड़ेगी और हमारे घरों के ऊपर पड़ेगी, ये हमारे सॉइल के ऊपर पड़ रही है ये बारिश, तो ये क्या करेगी, सारे के सारे वाटर रिसोर्सेस को पल्यूट कर रही है, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है ना, और बिल्डिंग्स को भी हम अफेक्ट कर रही है। तो इसी तरीके से जो हम रेन के बारे में जब बात करते हैं तो इस रेन को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसिड रेन को समझने का कि किस तरीके से देखिए एटमॉस्फेयर था वो इतना ज़्यादा जब पल्यूटेड नहीं था, क्योंकि हम कम व्हीकल्स यूज़ कर रहे थे, बट इंडस्ट्रीज हमारे पास थोड़ी कम थी, थोड़ी नहीं काफ़ी कम थी। तो उस टाइम पे जो ताजमहल था वो इस तरीके का ऐसे स्नोई वाइट कलर का दिखाई देता था। बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एसिड रेन जो है, ये देखिए ये येलोइश कलर में टर्न हो गया है। ये इफेक्ट जो है वो एसिड रेन का है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसिड रेन का क्या इफेक्ट जो है वो हमारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी पड़ता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव लाइक माई एक्सप्लेनेशन। प्लीज अपने जो आंसर्स हैं जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।